मुझसे पहले किसने छुआ तुम्हें? उसने गुस्से से उसे धक्का दिया और उसके वजूद से पीछे हट गया। वो बुरी तरह कांपने लगी। वो कमरे की हर चीज तोड़ फोड़ करने लगा। वो एक कट्टर स्वभाव का व्यक्ति था। कैसे सह लेता कि उसकी पत्नी के साथ किसी और ने भी, जबकि वो तो एक अनाथालय के मालिक की बेटी थी जिसने हमेशा समाज का भला चाहा। वो तड़प उठी। उसे कैसे बताती कि जिसने उसकी इज्जत छीन ली वो कोई और नहीं था। वो उसके पास आया और चीखा, मैं तुम्हारे जैसी औरत को तलाक दे दूंगा। वो कांपते हुए बोली, एक दिन तुम बहुत पछताओगे जब सच्चाई सुनोगे। लेकिन उसने कोई सफाई सुने बिना उसे छोड़ दिया। समाज ने उसे बदचलन करार दिया और लोगों की बातें उसके जीवन को मुश्किल बनाने लगीं। 3 साल बाद जब वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट रही थी, वो फिर उसके सामने आया। इस बार उसके पैरों में गिरकर, क्योंकि उसका असली अपराध वही था। जिस दिन उसके चरित्र पर पहली बार सवाल उठा, वो दिन उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसके पति ने उससे पूछा, मुझसे पहले किसने छुआ तुम्हें? उसकी आवाज में कंपन था, जैसे वो अपने ही शब्दों से डर गया हो। लेकिन उस पल में डर सिर्फ उसके अंदर था। वो उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ सच था, वो सच जो उसने हमेशा अपनी मर्यादा की छाया में सहेज कर रखा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। वो कमरे में चीजें पटकने लगा। हर पटक उसके दिल को घायल करती जा रही थी। झूठ मत बोलो, उसने फिर चिल्लाया। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा गुनाह साबित करती है। उसने अपने आप को साड़ी में कसकर लपेट लिया। उसकी साड़ी उसका सम्मान थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस करो। वो उसके पास आया और बोला, सच बता दो, तुम मेरी नहीं हो सकती। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरा, लेकिन उसने उन्हें नहीं पोंछा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो बोलने ही वाली थी कि उसने बात काट दी। ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। एक पल को वो रुका, फिर फैसला सुनाया, निकलो मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन फिर भी खड़ी रही। दिल में कहीं आस थी कि शायद वो उसे रोक ले, लेकिन उसने फ़ोन उठाया, शायद किसी को बुलाने के लिए। उसने चुपचाप अपनी साड़ी संभाली और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके कदम जैसे हर बार उसकी पहचान मिटाते जा रहे थे। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन आंखें चुरा ली, जैसे वो सचमुच अपराधी हो। बाहर सर्द हवा थी और उसके अंदर खालीपन। क्या हुआ? मोहल्ले के एक व्यक्ति ने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ती गई। उस रात वो अपने मायके के दरवाजे पहुंची। माँ, मैं हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। अंदर से पिता की आवाज आई, जा बेटी, यहाँ के दरवाजे अब तेरे लिए बंद है। हमने तुझे ईमानदारी से विदा किया था, अब लौट कर मत आना। उसके आंसू बहते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो अब वो लड़की बन चुकी थी जो किसी की पत्नी रही न बेटी, बस एक इल्जाम की मारी औरत। वो एक पार्क में बैठ गई। वहां कुछ औरतें कम्बल ओढ़े बैठी थीं। एक औरत ने पूछा, कहाँ से आई हो बहन? उसने नजरें झुका ली। भूखी हो? उसने सर हिलाया। उसने रोटी दी, लेकिन उसकी नज़र सवाल भरी थी। ये वही लड़की है, किसी ने पीछे से कहा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने रोटी खा ली। इज्जत जा चुकी थी, लेकिन भूख बाकी थी। उसने आसमान की ओर देखा, सर्दी और खामोशी फैली थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सड़क किनारे बैठी अपने अंदर के शोर को सुन रही थी। ये सब एक गलत फहमी है, वो लौट आएगा। पर दिल कह रहा था, जिसने एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अगली सुबह फिर मैं अपने मायके गई, लेकिन अब दिन था और इसीलिए वहाँ तमाशाई ज्यादा थे। ये वही लड़की है? एक पड़ोसी ने खिड़की से देखा। दरवाज़ा नहीं खुला, सिर्फ आवाज़ आई, जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हम शर्मिंदा हैं। एक बच्चा पास आया और बोला, माँ कहती है तुमने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे वहाँ से निकल गई। फिर वो सीधा रेलवे स्टेशन गई। एक बेंच पर बैठ गई। वहाँ और भी औरतें थीं, जिनके चेहरे वक्त की मार से कठोर हो चुके थे। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, नई हो क्या? उसने सिर हिलाया। कितने दिन हुए? बस अभी तो जिंदगी बाकी है। वो हंस दी और वो सहम गई। सुबह एक चाय वाला आया, सबको एक एक कप चाय दी। पहली बार मुफ्त है, अगली बार पैसे लाना। उसने कप थामा जैसे किसी ने इज्जत की एक बूंद थमा दी हो। दोपहर को पुलिस आई, शायद किसी ने शिकायत की थी।
एक सिपाही ने उससे पूछा, नाम? अंजलि, उसने हिचकते हुए कहा। पिता का नाम? वो खामोश रही। पता? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिपाही ने एक नज़र देखकर कहा, ऐसी औरतें अब सड़कों पर आम हो गई हैं। चलो उठो यहाँ से। उसने बेंच छोड़ दी और चलने लगी। हर तरफ नजरें थीं, कुछ दया की, कुछ शक की। एक दुकान के पास रुकी तो दुकानदार बोला, काम ढूंढ रही हो या कुछ और? वो पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। एक शाम जब बारिश हो रही थी, वो एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक आदमी ने गाड़ी रोकी। चलो बैठो, खाना और छत मिल जाएगी। वो पीछे हट गई। वो हंसकर आगे बढ़ गया। अगली सुबह उसने खुद को एक अस्पताल के सामने खड़ा पाया। उसे सिर में दर्द है, भूख भी लग रही है। एक नर्स ने तेज नज़र से देखा, फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद एक आया बिस्कुट का पैकेट दे गई। ये लो और यहाँ से हट जाओ, डॉक्टर नाराज हो जाएंगे। रात को फिर रेलवे स्टेशन पहुंची। वही बेंच, वही खामोशी। इस बार एक नई लड़की भी आई। सुंदर थी, आंखों में चमक थी। उसने पूछा, तुम्हारी कहानी? बस वही जो तुम्हारी है। नाम? जो तुम रख दो। उन दोनों ने हंसने की कोशिश की, फिर वो चुप हो गई। एक दिन वो एक अस्पताल के बाहर बैठी थी। एक दिन एक महिला उसके पास आई और बोली, बेटी ये कुछ पैसे रख लो। उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आज वो केवल सम्मान मांगने आई थी। वो चौंक गई और बिना कुछ कहे वापस पलट गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। न कपड़े बचे थे, न पैसे, न कोई सामान, न कोई अपना। बस भूख थी, अनदेखी थी और गहरी चुप्पी। फिर एक दिन स्टेशन के पास एक चाय वाले ने उससे कहा, कल रात कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कौन? उसने पूछा। कुछ नहीं बताया, बस एक तस्वीर दिखाई और चला गया। वो चुप हो गई। मन में एक अनजाना डर उठा, पर उसने उसे दबा लिया। अब डर की हदें भी पार हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन की वो बेंच उसकी पहचान बन चुकी थी। एक रात जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, वो स्टेशन से निकलकर शहर के पुराने हिस्से में चल पड़ी। वहाँ एक शमशान था। वो जानबूझकर वहाँ गई, क्योंकि अब जीते जागते लोगों से ज़्यादा डर नहीं लगता था। एक चिता के पास बैठ गई और पहली बार दिल से सोचने लगी, किसी इंसान ने मेरी पुकार नहीं सुनी। अगली सुबह वो एक पुराने नदी किनारे जा पहुंची। लोग कहते हैं पानी सब कुछ बहा ले जाता है। शायद उस जैसे टूटे हुए लोगों को भी। वो किनारे पर बैठ गई, पैर पानी में डालकर। पानी बहुत ठंडा था, पर मन को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। उसने सोचा, अगर ये पानी उसे अपने भीतर समा ले तो शायद इस दुनिया का शोर खत्म हो जाए। तभी किसी ने पुकारा, बेटी इधर क्या कर रही हो? वो चौंक गई। एक बुजुर्ग महिला थी। सादा साड़ी, सिर पर सफ़ेद आंचल। बस यूं ही थक गई हूँ, उसने नज़रें झुकाकर कहा। वो उसके पास आकर बैठ गई। ये थकान शरीर की नहीं, आत्मा की लगती है, उसने धीरे से कहा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? स्वर्ग। वो झिझकी, पर उसके साथ चल दी। वो एक छोटे से समाज सेवा आश्रय केंद्र पहुंची। अंदर महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान था, स्वच्छ, शांत और सफ़ेद चादरों से ढका। वहाँ एक अलग ही सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। वहाँ की इंचार्ज एक बुजुर्ग महिला थी। उन्हें सब ताई कहते थे। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? वो कुछ नहीं बोली, पर वो उसकी खामोशी समझ गई। वो बोली, दुनिया जो छीनती है वो सिर्फ बाहरी पहचान है, तुम्हारा हुनर कोई नहीं छीन सकता। ये शब्द उसके भीतर उतर गए। ताई ने उसे सिलाई करना सिखाया। उस दिन के बाद से वो रोज स्टेशन की वो बेंच अब पीछे छूट गई थी। संस्थान की अन्य महिलाओं ने उसे अपनाया। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, बस उसे अपनाया। उसने भक्ति में खुद को ढूंढना शुरू किया। फिर एक दिन वही महिला जिसने उसका हाथ थामा था उसके पास आई। बोली, तुम यहाँ रह सकती हो, एक कमरा है, बस सफाई में मदद करना और अपना काम करना, अपना कमाना होगा। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसे एक कमरा मिल गया, छोटा सा पर अपना। एक चटाई, एक छोटी सी मेज, सिलाई मशीन और एक दराज जिसमें 2 जोड़े कपड़े थे। बच्चे अब उसे अंजलि दीदी कहने लगे। एक दिन एक छोटी बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा,
अंजलि दीदी, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। आप रात में क्या करती हैं? वो हल्के से मुस्कुरा दी। कभी कभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। कोई औरत गली से गुजरते हुए कुछ उल्टा सीधा कह देती। यही है ना जो। लेकिन आश्रय केंद्र के उस शांत माहौल में बस बच्चों की आवाज होती, जो हर ताना, हर दर्द को अपने भीतर समेट लेती थी। अब वो दिन में बच्चों को हिंदी पढ़ाती और रात में सिलाई करती। जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगी थी। वो पुरानी बेंच, वो गलियां, वो अपमान अब उसके अतीत का हिस्सा बन गए थे। लेकिन वो अब बदल चुकी थी। आश्रय केंद्र में कुछ महीने गुजारने के बाद उसने खुद से कहा, अब वो सिर्फ जिएगी नहीं, अपनी पहचान बनाएगी। वो जगह उसे सुकून तो दे रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ज़्यादा समय तक किसी और की छांव में नहीं रह सकती। एक दिन वहाँ के इंचार्ज ने खुद कहा, बेटी अब तुम खुद रोशनी बन सकती हो, दूसरों के लिए। उन शब्दों ने उसकी सोच में दिशा ही बदल दी थी। उसने आश्रय केंद्र की दीवारों से बाहर कदम रखा। एक नज़दीकी मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे में एक और खिड़की थी, दूसरी ओर एक पुराना आईना। पहली रात खिड़की खोली तो बाहर बाजार का शोर था, लेकिन अंदर सन्नाटा। वही सन्नाटा जो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह उसे कपड़े सिलने वाली एक पुरानी सिलाई मशीन लाकर रखी, जो आश्रय केंद्र की बुजुर्ग महिला इंचार्ज ने दिया था। उसने कुछ पर्चे बनाए जिसमें लिखा, उसके यहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं। उसने वो पर्चे मोहल्ले की दुकानों और घरों में बांट दिए। शुरुआती दिन मुश्किल थे, कोई नहीं आता, मशीन चुपचाप रखी रहती। फिर एक दिन पहली ग्राहक आई, धीमे स्वर में बोली, दीदी सूट सिलवाना है, 2 दिन में चाहिए, बहन की हल्दी है। उसकी विनम्रता और शब्द उसके दिल में उतर गए। वो पहली थी जिसने उसे दीदी कहकर बुलाया, किसी अपमानजनक शब्द से नहीं। धीरे धीरे काम चल निकला। मोहल्ले की महिलाएं भरोसा करने लगीं। कोई बच्चों के कपड़े सिलवाती, कोई शादी के जोड़े। वो सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, वो उन पर अपने अस्तित्व की मजबूती भी टांगती थी। अब वो एक नया नाम, एक नई पहचान बन चुकी थी, अंजलि। कुछ लोग अभी भी पूछते, तुम यहाँ नहीं रहती थी पहले, कहाँ से आई हो? वो मुस्कुराकर कहती, कहीं से नहीं, बस यहीं की हूँ। वक्त के साथ इन सवालों की आवाज़ें भी धीमी पड़ गईं। दिन भर मेहनत करती, कभी कभी सिलाई करती, तो अपने अतीत को भी याद कर लेती। एक दिन सिलाई करते हुए उसकी उंगली कट गई। उसने फौरन कपड़े से पट्टी बांधी। सोचा, ये तो छोटा दर्द है, असली घाव तो वो है जो यादों में छिपे हैं। लेकिन हर घाव के साथ वो मजबूत होती जा रही थी। एक दोपहर जब वो कपड़े सिल रही थी, उसके दरवाजे के नीचे से एक अखबार फिसलकर भीतर आ गिरा। पुरानी तारीख का अखबार था, शायद किसी पड़ोसी का, हवा से उड़कर आया। उसने उठाया, पलटा तो एक खबर पर नजर टिक गई। एक लड़की के साथ हुआ था अन्याय, आरोपी अभी भी आजाद। ऊपर एक पुरानी तस्वीर थी, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन आंखें पहचानी हुई थी। उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर करीब लाई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो वही था, उसका बीता हुआ कल, उसका पुराना पति। तस्वीर में जवान दिख रहा था, लेकिन चेहरा वही था, कठोर, बेरहम। खबर में लिखा था, पीड़िता की पहचान नहीं हो सकी, केस बंद, लेकिन फाइल अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। उसने तस्वीर दोबारा देखी और अखबार उसके हाथ से गिर गया। मन सुन्न हो गया, ना इसलिए कि उसका जुर्म सामने आया था, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसे अभी भी आज़ाद समझती थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने अखबार की उस कतरन को एक संदूक में रख दिया, न बदले की नीयत से, न याद के तौर पर, बस एक प्रमाण के रूप में। किसी से कुछ नहीं कहा, न ग्राहकों को, न मोहल्ले वालों को। एक सप्ताह बीत गया, उसने दोबारा उस तस्वीर को नहीं देखा। अब काम भी बढ़ गया था, ग्राहक भी बढ़े, भरोसा भी। एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी तुम्हारे हाथ की सिलाई में जादू है। मेरा नाती बीमार था, लेकिन तुम्हारे सिले कपड़े पहनकर पहली बार मुस्कुराया है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मेहनत और दिल से काम करती हूँ। ये नई जिंदगी उसके पुराने टूटे टुकड़ों से बनी थी, और अब वो उसे संवार रही थी, आगे बढ़ा रही थी, अपने नाम, अपने स्वाभिमान और मेहनत के सहारे। पुराने साए अभी भी पीछे थे, लेकिन उनका रुख अब बदल गया था।
वे अब उसे खींचने के बजाय धकेल रहे थे, उस रोशनी की ओर जिसका नाम उसने खुद चुना था, अंजलि। उसने सोचा था कि वो आगे बढ़ चुकी है, मगर उस अखबार ने साबित कर दिया कि कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, बस हम उनकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। एक रात उसने वही अखबार का पन्ना खोला जिसे उसने तय करके संदूक में रख दिया था। तस्वीर को देर तक देखा और मन में एक निर्णय लिया। अब खामोशी काफी नहीं, सच्चाई को बंद कमरे में दफन करना न्याय नहीं है। वो जानती थी कि इस सच का सामना आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। अगली सुबह उसने एक चिट्ठी तैयार की, अपने पुराने विद्यालय की सहेली सोनी के नाम, जो उसी शहर में रहती थी जहां वो। उनसे उससे मिलने की विनती की और 3 दिन बाद उसका जवाब आ गया, आओ। यहाँ भी आंखें सवाल करती हैं। उसने खामोशी से अपना काम समेटा, कुछ कपड़े लिए और अपने कमरे को बंद करके निकल पड़ी। सफर छोटा था, लेकिन मन का फासला सालों जितना लंबा लग रहा था। बस में बैठी खिड़की से बाहर पेड़ों को देखती रही, जैसे वे उसके भीतर की गवाही दे रहे हों। सोनी का घर शहर के पुराने हिस्से में था, एक तंग गली में, लेकिन भीतर बहुत साफ सुथरा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहचान लिया। तू वाकई आ गई। तेरी आंखों में सवाल भी है और जवाब भी। वो बैठे, चाय पी, फिर उसने वही बात कही जिसके लिए आई थी। सोनी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, वो अब अकेला रहता है, पत्नी छोड़ चुकी है, बच्चा शायद बाहर है, एक दफ्तर में पुरानी फाइलें देखता है, बात कम करता है। क्या तुम उसे जानती हो? अंजलि ने पूछा। व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मेरा भाई उसके साथ काम करता है। कहता है वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता है और टेबल पर कुछ पुरानी चीजें रखता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अंजलि ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो अब क्या सोचता है। सोनी कुछ पल सोचती रही, फिर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लेकर उसके सामने रख दिया। मेरे भाई ने दिया था, कह रहा था उसने ये चीजें ऑफिस में छोड़ दी थी, शायद किसी काम की हो। डिब्बा पुराना था, उस पर खरोची थी। अंजलि ने धीरे से खोला, अंदर एक पुरानी घड़ी, एक टूटी हुई अंगूठी और छोटी सी डायरी थी। उसकी सांसें रुक गईं। डायरी के कवर सादा था। उसने पहला पन्ना खोला, शब्द आंखों के सामने धुंधले हो गए। मैंने एक मासूम को सिर्फ अपने जख्मों की आग में जला दिया। उसके हाथ कांप उठे। उसने बाकी पन्ने पढ़ने शुरू किए। मैंने उस पर शक किया, बिना सबूत, बिना दलील, सिर्फ इसलिए कि मेरे अतीत ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। वो चिल्लाती रही, खामोशी में घिरती रही, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी अकड़ को सुना। एक पन्ने पर उस रात का जिक्र था। मुझे वो रात याद है जब मैंने सब खत्म कर दिया। उसकी चुप्पी अभी भी सुनाई देती है। मैं चाहता था कि वो बोले, चीखे या लड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चली गई और मैं रुक गया। हर पन्ना एक जख्म की तरह था, हर शब्द उसके भीतर का धैर्य तोड़ रहा था, लेकिन आंसू नहीं निकले। शायद अब आंखों में पानी नहीं, पिघला हुआ लावा था। एक जगह लिखा था, मेरी पत्नी कहती है तुम्हारे भीतर इंसानियत मर चुकी है। बेटा मुझे देखकर रोता है। शायद वो उसके आंसू हैं जो मेरे अस्तित्व पर छा चुके हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ही पंक्ति थी, अगर वो कभी मिले तो उससे कहना मैं दोषी हूँ और मेरी सजा मेरा हाल है। उसने डायरी बंद कर दी। सोनी ने धीरे से पूछा, अब क्या करोगी? उसने कहा, कुछ नहीं, जो जानना था जान लिया। वो खुद को मुजरिम मान चुका है, मेरे लिए यही काफी है। सोनी ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये डायरी दे सकती हूँ, शायद ये उसके लिए भी आज़ादी हो। उसने सिर हिलाया, नहीं, उसने जो लिखा है वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखा है। अब उसे अपने शब्दों के साथ जीने दो और मुझे मेरे सुकून के साथ। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती, बस सामने वाले को सच का आईना दिखाना होता है। अगले दिन वो अपने शहर लौट आई। डायरी उसके बैग में थी, सोनी ने रख दी थी, लेकिन अब वो सिर्फ कागज का बंडल ही थी, ना कोई बोझ, ना कोई जंजीर। और वो वही अंजलि थी, लेकिन अब वो रोशनी थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। वो अपनी जिंदगी में लौट आई थी। काम वही, दिन में मेहनत, कपड़ों के धागे, ऑर्डर पूरे करना, लेकिन रात को नींद अब वैसी नहीं रही। वो शांति जो कुछ दिनों तक मिली थी, अब ख्वाबों में अजनबी शोर ले आई थी। पहली रात एक अजीब सा सपना आया। वो उसके सामने टूटे हुए शब्दों में कुछ बोल रहा था। आवाज धीमी थी, लेकिन चेहरा साफ।
वो रोता जा रहा था और वो बस देखती जा रही थी। दूसरी रात फिर वही सपना। इस बार वो उसके पैरों में बैठा था, हाथ जोड़े, पसीने में भीगा हुआ। कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं अब जीने के काबिल नहीं रहा। वो जाग गई। माथे पर पसीना, सांसें बेतरतीब। पानी पिया, स्नान किया। कुछ दिन बाद मोहल्ले की श्रीमती अर्चना ताई आईं। वो अक्सर शाम को चाय पीने आती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अंजलि बेटा, तुम जानती हो राकेश को? उसका दिल एक पल को रुक गया। कौन राकेश? बस एक आदमी है, इसी शहर में रहता है। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार है, किसी चीज ने जकड़ लिया है। रात को चीखते हुए उठता है। उसकी पत्नी छोड़ चुकी है, घर वाले भी दूर हो गए हैं। उसने चाय में चम्मच घुमाते हुए कहा, शांति मिले उसे। हाँ, लेकिन वो कहता है एक औरत उसके सपनों में आती है, चुपचाप खड़ी रहती है। उसका चम्मच रुक गया। औरत? हाँ, वही कहता है। अर्चना जी ने बात बदल दी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान आ चुका था। क्या ये वही था? क्या वो ख्वाब सिर्फ अंजलि के नहीं, उसके भी थे? अगले दिन उसने काम करते हुए कई बार खुद को खोया हुआ पाया। सुई कपड़े से हट जाती, सिलाई टेढ़ी हो जाती। उसने खुद से कहा, यह इत्तेफाक है या फिर मन का भ्रम। अगली रात फिर सपना आया। इस बार वो उसे देखकर नहीं, अपने ही सीने पर हाथ रखकर चीख रहा था, ये जल रहा है, कोई इसे बुझाए। ये आग कहाँ से आई? और वो सपने में भी बस खड़ी रही, चुप। उसने सोनी को एक पत्र लिखा, क्या वो वाकई बीमार है? 3 दिन बाद उत्तर आया, हाँ, और वो बार बार तुम्हारा नाम लेता है। कहता है उसने अंजलि को मार डाला है, उसकी नींद, उसकी इज्जत, सब कुछ छीन लिया। अब वही वापस आकर उसे सजा दे रही है। उसने वो पत्र अपने सीने से लगाकर बंद कर दिया। वो सिर्फ इतना जानती थी कि जो सपने वो देख रही थी वो अब उसकी हकीकत बन चुके थे। मोहल्ले में एक महिला थी, शांति ताई। एक दिन उसके पास आई। अंजलि बिटिया, एक बात पूछनी है। जी पूछिए। एक आदमी है, उस पर किसी बुरी छाया का असर है। अगर तुम्हें कभी उसका नाम सुनाई दे तो नज़र जरूर उतार लेना। कहते हैं वो छाया उस औरत की बद्दुआ है जिसने उसकी रातों को निगल लिया है। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जो तकलीफ देता है उसे शांति कहाँ मिलती है। एक दिन काम करते करते दरवाजे पर एक पैकेट मिला। किसी ने चुपचाप रख दिया था और चला गया। अंदर एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। उस पर राकेश नाम लिखा था। नीचे लिखा था, मानसिक अस्थिरता, गहरी नींद ना आना, बार बार अतीत की यादें। उसने वो फाइल फाड़ दी और टुकड़े हवा में उड़ा दिए। अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जो वो आज भुगत रहा है वही है जो उसने बोया था। उस दिन के बाद सपने कम हो गए, मगर कभी कभी उसकी चीख अभी भी सुनाई देती है। न बाहर, न कानों में, बस दिल के किसी कोने में, जैसे उसके अस्तित्व में अभी भी उसके जमीर की गूंज बाकी हो। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया, कपड़े लेने। उसकी माँ ने कहा, दीदी, ये आपकी सिलाई की हुई कमीज पहनकर ही सो जाता है, वरना दिन भर रोता है। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जो कपड़ा सुकून दे उस पर कभी किसी की बद्दुआ नहीं लगती। वो ये शब्द अपने लिए भी बोल रही थी। अब वो सिलाई करती है और हर सिलाई के साथ एक पुरानी याद को सी देती है, खामोशी से, किसी शिकायत के बिना, क्योंकि अब वो जान चुकी है कुछ सजाएं अदालतें नहीं देती। वो इंसान खुद अपनी नींदों में काटता है, और शायद यही उसका सुकून है और उसकी बेचैनी। बाजार का दिन आम था। उसने सुबह ही ऑर्डर तैयार कर दिए, ठेला समेटा और अपने तय दुकानदारों के पास निकल पड़ी। हर हफ्ते की तरह वो खुद ही कपड़े और धागे खरीदती, हिसाब करती और अपने काम में लग जाती। बाजार शोर से भरा था। रेडियो की आवाज़, मोल भाव की तकरार और दुकानों के बैनर हवा में लहरा रहे थे। उसने हमेशा की तरह नजरें झुकाकर अपना काम निपटाया। जब वो पिछले मोड़ पर पहुंची, जहां से वापस मुड़ना होता है, तो देखा एक कपड़े की दुकान के बाहर कुछ लोग जमा थे। उसे लगा शायद किसी लेन देन का झगड़ा है। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी कि तभी एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अंजलि। ये नाम उस लहजे में सुनकर जैसे दिल एक पल के लिए थम गया। उसने सिर नहीं उठाया, बस कदम रोक दिए। फिर वही आवाज, कुछ करीब से, अंजलि, मैं हूँ, मुझे पहचानती हो? अब उसने धीरे से सिर उठाया और वो मंजर सामने था।
वो शख्स जो बरसों पहले उसका सब कुछ रौंद कर चला गया था, आज उसके सामने खड़ा था। मगर खड़ा भी नहीं, वो घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था। वो उसके कदमों में गिर गया, हाथ जोड़कर, चेहरे पर पछतावा, आंखों में नमी और आवाज में टूटापन। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरी जिंदगी का बोझ मत बनने दो। मैं खत्म हो चुका हूँ। उसकी सांसें कुछ पल को थम गईं। पूरा बाजार चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, मगर उस पल जैसे वक्त थम गया था। वो जड़ हो गई। उसके सामने वो इंसान गिरा था जिसके एक वाक्य ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसके हाथ में धागों से भरा थैला था जो जमीन से छू रहा था, जैसे वही उसके वजूद की गवाही दे रहा हो। उसने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी जिंदगियां दफन करके ये जिंदगी बनाई है? वो रो रहा था, आंखें बंद थीं और होंठ कांप रहे थे। मैं रोज मरता हूँ अंजलि, सपनों में, जागते हुए, हर सांस में। उसके भीतर कोई तूफान नहीं था, ना कोई गुस्सा, ना कोई करुणा। उसने उसे देखा जैसे कोई अजनबी इंसान जमीन पर बैठा हो। जिस इज्जत की तुमने कदर नहीं की, उसकी माफी का तुम्हें कोई हक नहीं। उसने धीमे से कहा। वो चुप हो गया, शायद किसी उत्तर की उम्मीद में था, शायद चाहता था कि वो उसे कुछ ऐसा कहे जो उसके अंदर की आग बुझा दे। लेकिन उसके शब्दों ने उसे और झुका दिया। लोग रुकने लगे, कुछ ने पहचानने की कोशिश की, कुछ ने हमदर्दी से देखा और आगे बढ़ गए। उसने देखा उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वक्त ने उन पर बोझ डाल दिया हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, न माफी, न सफाई, न आंसू। उसने अपना थैला उठाया। जो कुछ तुमने खोया है वो तुम्हारा हिसाब है, जो कुछ मैंने जोड़ा है वो मेरा हक है, मेरी मेहनत है। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया, नजरें झुकाकर। मैंने तुम्हें तोड़ा अंजलि, मगर तुम मुझसे बेहतर बनकर निकली। शायद यही मेरी असली सजा है। उसने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो नमी दिखी जो बरसों तक उसकी आंखों में घर किए बैठी थी। वो पिघल रहा था और वो पत्थर बन चुकी थी, मजबूत, खामोश। बाजार से निकलते वक्त एक दुकानदार ने उसे देखा और कहा, अंजलि बहन, आज कुछ परेशान लग रही हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस एक पुराना हिसाब बंद हुआ है। उसी रात उसने सपना देखा। उसने खुद को फिर उसी बाजार में पाया, लेकिन इस बार वो व्यक्ति जमीन पर नहीं था, बल्कि किसी ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। और वो बिना कुछ कहे शांति से वहां से गुजर गई। उसी सपने में उसने खुद को शीशे में देखा। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में शांति थी और जीवन में वो सुकून था जो सिर्फ परिश्रम और सच्चाई से आता है। उसे समझ आ गया था कि क्षमा हमेशा शब्दों से नहीं दी जाती, कई बार मौन ही सबसे बड़ी मुक्ति बन जाती है। वो आज़ाद हो चुकी थी। उस घटना के कुछ समय बाद जब बाजार में उनकी नज़रें मिलीं, वो व्यक्ति उसके पैरों में आ गिरा था। उसने सोचा था शायद वो अंतिम दृश्य था, लेकिन ऐसा लगा जैसे जीवन ने तय कर लिया हो कि कुछ चेहरे एक बार नहीं बार बार दिखते हैं, ताकि हम खुद को याद दिलाते रहें कि हम क्या थे और क्या बन गए। बाजार की उस घटना के कुछ हफ्तों के बाद वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। लोगों के ऑर्डर, बच्चों की यूनिफॉर्म, दुल्हनों के लहंगे, हर चीज का तय समय था। हर सिलाई में एक मकसद था। वो खुद को फिर से सामान्य जीवन में लाना चाहती थी, लेकिन गली मोहल्लों में कुछ बातें फैलने लगीं। एक दुकानदार बोला, अंजलि बहन, सुना है राकेश जी बहुत बीमार हैं, पत्नी भी छोड़ गई है। दूसरे ने कहा, डॉक्टर कहता है कि उसे नींद नहीं आती, हमेशा डरा रहता है। वो चुपचाप सुनती रही, जैसे किसी अजनबी की कहानी हो। लेकिन भीतर कहीं एक जानी पहचानी आवाज धीरे से गूंजी। यही वो व्यक्ति है जिसने बरसों पहले उसके शब्द छीन लिए थे और उसकी आत्मा में सन्नाटा भर दिया था। एक शाम जब वो आश्रय केंद्र से लौट रही थी, तो देखा दरवाजे के पास एक परछाई बैठी थी। धुंधले अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर चलने के ढंग से पहचान हो गई। वही था, दीवार से टेक लगाए बैठा था, नजरें जमीन पर। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। तभी उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, अंजलि। वो रुकी नहीं, लेकिन उस आवाज ने जैसे पिछले सारे सालों की प्रतिध्वनि उसके कदमों के सामने रख दी। अंजलि, अगर तुम मेरी सजा हो तो मैं इसे दिल से स्वीकार करता हूँ। शब्द कोमल थे, लेकिन दिल पर जैसे कोई लकीर खींच दी हो। उसने
ना तो मुड़कर देखा ना कुछ कहा, बस आगे बढ़ गई और सोचा कुछ सजाएं अदालत नहीं देती, समय देता है और समय ने उसे सजा दी है। कुछ दिन बाद जिसका रिश्ता राकेश के घर वालों से था, वो स्त्री उसके घर आई कपड़े लेने के बहाने। बात छिड़ गई। बहन तुम जानती हो ना उसका क्या हाल है, कोई भी अपना नहीं रहा, घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। पहले पत्नी थी, अब वो भी चली गई। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने उसके चेहरे पर सुकून को जैसे महसूस कर लिया और बोली, लोग कहते हैं तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सजा है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी मौन सिर्फ सजा नहीं, प्रतिशोध भी होता है। एक दिन आश्रय केंद्र के बाहर उसे एक नेत्रहीन भिखारी मिला। उसने एक बात कही जो उसके मन में उतर गई, बेटी, खामोशी में ताकत होती है। जिसका अंतर्मन जाग जाए वो स्वयं अपनी सजा का कैदी बन जाता है। उसने उसके हाथ में कुछ सिक्के रखे और आकाश की ओर देखा। कई बार राह चलते उसकी झलक मिल जाती, कभी किसी दवा खाने के बाहर, कभी किसी अकेली चाय की दुकान पर। वो अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। आंखों में थकान, चेहरे पर बोझ और शरीर जैसे खाली। वो जीवित था लेकिन भीतर से जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। एक बार वो उसके रास्ते के किनारे बैठा था। वो गुजरने लगी तो उसने बस इतना कहा, कभी मुझे सिर्फ इंसान समझकर देख लेना, शायद तुम्हें समझ आ जाए कि मैं अब क्या हूँ। उसके कदम रुकने को थे पर उसने खुद को थाम लिया। ये करुणा का नहीं, न्याय का समय था और न्याय में कोमलता नहीं होती, केवल सत्य का भार होता है। जो भी अन्याय करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है और वो फल वो भोग चुका था। अब वो उसे अक्सर देखती है लेकिन नजरें नहीं मिलाती। वो सिर झुकाए गुजरता है। लोग कहते हैं वो खुद में गुम एक इंसान है, लेकिन वो जानती है कि वो उस परछाई के साथ चल रहा है जो कभी उसके साथ थी। अब वो साया उसका हो गया है और वो मौन में प्रकाश की राह पर चल रही है। समय बीतता गया। वो अब केवल अतीत की एक परछाई बन चुका था। कभी कभी गलियों में दिख जाता, लेकिन अब उसकी उपस्थिति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसके दिन अब अपने कार्यों में व्यतीत होते थे और रातें सुकून में। जो जीवन कभी बिखरा हुआ था अब धीरे धीरे जुड़ने लगा था। एक दिन ताई ने उसकी ओर देखा और कहा, अंजलि, तुम अब पूर्ण हो चुकी हो, लेकिन अकेली मत रहना। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तन्हाई की आदत हो जाना भी एक तरह की आज़ादी है, लेकिन उस तन्हाई से बाहर निकलना असली हिम्मत होती है। उसने जवाब दिया। इसी बीच एक रिश्ता आया, आश्रय केंद्र की इंचार्ज की बहन का। बेटा संजय शांत स्वभाव का, मेहनती और समझदार है। जब पहली बार बात हुई तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात बोली, मैं किसी का अतीत नहीं, सिर्फ वर्तमान और भविष्य बनना चाहता हूँ। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसके भीतर के हर दर्द को पढ़ लिया हो। उसने कई दिनों तक निवेदन किया, मन का बोझ जैसे धीरे धीरे हल्का होता गया। शादी बेहद सादगी से हुई, ना कोई शोर ना कोई हंगामा, बस कुछ करीबी रिश्तेदार और ढेर सारी शुभकामनाएं। संजय उसके लिए एक अप्रत्याशित रूप से कोमल दिल का इंसान साबित हुआ। वो सवाल नहीं करता था, बस हर चीज को संभालता था। उसकी चुप्पियों को समझता और उसकी हंसी में सच्चाई ढूंढता। एक दिन वो खिड़की के पास बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। संजय धीरे से पास आया और खामोशी से बैठ गया। अंजलि, क्या तुम कभी किसी और के बारे में सोचती हो? उसने किताब बंद की और उसकी ओर देखा। सवाल कठिन था, लेकिन उसका लहजा इतना शांत था कि जवाब देना आसान हो गया। हाँ, सोचती हूँ, लेकिन वैसे जैसे कोई पुराना जख्म जो भर चुका हो, बस निशान रह गया हो, दर्द नहीं। संजय ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारा आज हूँ, तुम्हारे अतीत पर मेरा कोई अधिकार नहीं, लेकिन जानना चाहता था, क्या कभी ऐसा लगता है कि वो इंसान अभी भी कहीं तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है? वो मुस्कुरा दी, सिर्फ एक सोच की तरह, और वो सोच भी ऐसी जो हमें तोड़ती है, पर कभी कभी वही सोच हमें नया रूप देने का कारण भी बन जाती है। संजय चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा ये धैर्य, यही मेरी सबसे बड़ी इज्जत है। समय गुजरता गया
उनकी जिंदगी में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। पहले बेटा हुआ, फिर बेटी। घर में चहल पहल, खुशबू और उम्मीदें भरने लगी। वो अक्सर सोचती, काश यही जिंदगी उसे पहले मिली होती, लेकिन शायद तब वो उतनी मजबूत नहीं होती जितनी अब है। संजय बच्चों को खुद संभालता, उन्हें स्कूल छोड़ता, कहानियां सुनाता और कभी कभी उसके कामों में भी हाथ बटाता। उसने अपने छोटे से सिलाई केंद्र को एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया था। अब वो सिर्फ सिलाई नहीं, बल्कि उन स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती थी जिनकी जिंदगी ने सिर्फ उन्हें सवालों में उलझाकर रखा था। एक दोपहर जब वो मशीन पर काम कर रही थी, बाहर से एक आवाज़ आई, अरे, वो राकेश फिर अस्पताल गया है। हालत बहुत खराब है, अब तो पहचान में भी नहीं आता। उसकी नज़र मशीन की सुई पर थी, लेकिन हाथ रुक गए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने खुद से कहा, अब उसका दुख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शाम को संजय बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो चाय बनाते हुए उस कहानी की आवाज़ सुन रही थी। उसकी हंसी बच्चों की मुस्कान में घुल चुकी थी। माँ, क्या पापा की कहानी झूठी थी? बेटी ने अचानक पूछा। संजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी बदली हुई थी। सच को कभी कभी थोड़ा मीठा बनाकर सुनाना जरूरी होता है। वो हंस दी, और कभी सच को खामोशी से संभालना ज़्यादा अच्छा होता है। उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वही जो सालों पहले राकेश की चीज़ों में मिली थी। उसके लिखे शब्द अब जख्म नहीं, सिर्फ अतीत की परछाई जैसे लगते थे। उसने डायरी बंद की और उसे अलमारी के सबसे निचले खाने में रख दिया। संजय ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, एक पुरानी किताब जो अब किसी काम की नहीं। पक्का? बिल्कुल। उसने लाइट बंद की और बच्चों के बीच लेट गए। उसकी बेटी ने पूछा, माँ, आपने मेरा नाम रोशनी क्यों रखा? उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है, और तुम मेरी रोशनी हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन भीतर कहीं एक उजाला चमक रहा था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी, और राकेश, वो सिर्फ एक परछाई थी जो अपने ही अंधेरे में खत्म हो चुका था। अगली सुबह सर्द थी, मगर बाकी दिनों जैसी। उसने चूल्हे पर चाय रखी, बच्चों के कपड़े और यूनिफॉर्म निकाले, और रोज की व्यस्तता में फिर से खो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने मोहल्ले की वही बुजुर्ग ताई खड़ी थी, जो अक्सर हाल चाल पूछने आया करती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अंजलि, एक बात बतानी थी। राकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके मन में कोई तूफान नहीं उठा, बस एक पल की खामोशी हुई। कब? उसने पूछा। 2 रात पहले, और जाते जाते तुम्हारा नाम ही लेता रहा। बस यही कहता रहा, अंजलि से कहना मैं उसका अपराधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं, सिर्फ उसकी दया चाहता हूँ। उसने सिर हिलाया। धन्यवाद ताई, आपने बता दिया, यही बहुत है। दरवाज़ा बंद करते हुए उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे बरसों से खुला एक जख्म अब सिल गया हो, जैसे किसी अनसुलझे सवाल का जवाब मिल गया हो, बिना कोई चीख पुकार के, बिना कोई तूफान उठे। उसने वो दिन बिल्कुल रोज की तरह बिताया। बच्चों को स्कूल छोड़ा, अपने काम पूरे किए, और शाम को आंगन में बैठकर अपने छोटे बेटे को झूला झुलाने लगी। संजय देर से घर आया। वो खामोशी से उसके पास बैठ गया। सुना है? उसने पूछा। हाँ, अभी अभी, अंजलि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब शायद पहले से भी ज़्यादा ठीक हूँ। अगली सुबह उसने सादा कपड़े पहने और बिना किसी को कुछ बताए घाट की तरफ निकल पड़ी। ना कोई वजह बताई, ना कोई बहाना बनाया, बस दिल में एक चाह थी जिसने कभी उसकी जिंदगी की बुनियाद हिला दी थी। उसकी आखिरी निशानी को एक बार देख लेना जरूरी था। न क्रोध था, न मोह, सिर्फ एक शांति जो बरसों के बाद मिली थी। घाट का वो हिस्सा सूना पड़ा था जहाँ अंतिम संस्कार होता था। ठंडी हवा चल रही थी, सूखे पत्ते जमीन पर बिखरे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, वहां पहुंची जहां अस्थियां रखी रहती थीं, और फिर एक जगह नजर पड़ी। वहां एक अस्थि कलश पर उसका नाम लिखा था, राकेश। वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, ना कोई दया थी, ना नाराजगी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे अपराधी थे। तुमने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया था जो मुझे इस दुनिया से जोड़ता था, लेकिन
मुझसे मेरी हिम्मत नहीं छीन सके। अगर तुम्हारी सज़ा ये थी कि तुम अकेले जाओ, तो समझ लो यही तुम्हारी सज़ा थी और मेरा बदला भी। वो कुछ देर यूं ही खामोश खड़ी रही, जैसे उस राग से कोई जवाब पाना चाहती थी, मगर जवाब में सिर्फ वही खामोशी थी जो सालों पहले उसने उसकी ज़िंदगी में ला दी थी और अब उस पर भी छा चुकी थी। लौटते वक्त उसने आखिरी बार उसकी राख की तरफ देखा। अब वो उसके लिए बस एक याद था, न किरदार, न डर, न दुख। घाट से निकलकर वो सीधा उस पाठशाला में पहुंची जहां हर हफ्ते वो लड़कियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देती थी। वहां लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरों को देखकर दिल में जैसे रोशनी सी भर गई। अंजलि दीदी, आज आप क्या पढ़ाएंगी? एक बच्ची ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे धैर्य की, और उस प्रकाश की जो धैर्य से जन्म लेता है। शाम को घर आई तो संजय ने टेबल पर उसके लिए चाय रखी। कहाँ गई थी सुबह? उसने पूछा। अंजलि ने चाय का कप उठाकर कहा, एक अधूरी मुलाकात बाकी थी, अब पूरी हो गई। बच्चों ने शोर मचाया। वो उनके साथ बैठ गई। उसका छोटा बेटा उसकी गोद में लेट गया। माँ, आप खुश हैं? उसने उसके माथे पर प्यार से चूमा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं है। फिर उसने लाइट बुझा दी और नए जीवन की ओर मुड़ गई, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।